और चीनी में ऑफ कोर्स पिछले 2-3 महीने से लगातार ये चर्चा चलती रही कि एमएसपी बढ़ाया जाना चाहिए चीनी का, एथेनॉल प्राइस रिवीजन आना चाहिए। सरकार ने कहा है कि वो एक फसल के ऊपर भी देखना चाहेंगे आउटपुट कैसा है, फेब में शायद रिव्यू होगा एक्सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स के साथ ये साल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो किस तरह का आउटपुट हम देख रहे हैं, और दूसरा एज ऑफ नाउ शुगर सेक्टर को लेकर क्या कंसर्न्स हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं आउटपुट की बात करूंगा, क्योंकि सीजन वाकई देरी में शुरू हुआ। इलेक्शन थी महाराष्ट्र में, उसकी वजह से जो 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला सीजन 1.5 महीना देरी से शुरू हुई, 15 नवंबर के बाद। कुछ हाल वैसे कर्नाटका भी था और कुछ हद तक गुजरात में भी दिवाली वेकेशंस और इसके चलते हुए सीजन लेट शुरू हुआ। और सीजन लेट शुरू होने से ये होता है कि गन्ना तो फील्ड में खड़ा है, उसकी क्या हाल है। अब एक एक करके चलते हैं। जब महाराष्ट्र में ये हुआ कि जो रिट्रीट रेन थी, बारिश थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो ये कंटिन्यूस रेन से मॉइस्चर ज्यादा रहा सॉइल में, और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये रेन हमें मदद करेगी टनेज बढ़ाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि अर्ली फ्लावरिंग हो रहा है और अर्ली मैच्योर्ड केन स्टॉप्स द ग्रोथ। उसकी जो गन्ने की बढ़त है, वजन बढ़ने की, वो रुक जाती है और चीनी भी उसमें से कम बनना शुरू हो जाता। तो ये सारी वजह महाराष्ट्र में दिख रही है। सेम थिंग आई एम ऑब्जर्विंग इन कर्नाटका। यूपी अनदर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, वहां अलग ही समस्या चल रही है। वहां मौसम का ये नहीं है, लेकिन वहां जो रेड रॉट और उसके साथ टॉपशूट बोरर, ये दोनों के चलते हुए 3 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर और एक और। इसमें जो गन्ना खड़ा है उस पर काफी बड़े पैमाने पे ये इसकी अटैक है। उसकी वजह से शायद वहां भी चीनी का उत्पादन कम होने, लेकिन आई वुड स्टिल कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि हम 31 जनवरी तक रुकने वाले। 31 जनवरी के बाद करेक्ट नंबर्स आ जाएंगे कितना प्रोडक्शन होने जा रहा है चीनी का, और वो लेके फिर हम गवर्नमेंट के पास जरूर जाएंगे कि भाई ये नंबर से अगर ज्यादा हमारे पास चीनी रहने वाली है तो फिर जरूर एक्सपोर्ट के हम साइड में है। एक्सपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि कैश लिक्विडिटी उससे सुधरती है। बात आपने छेड़ी एमएसपी की। ये मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर की जो नोटिफिकेशन निकली थी 2018 में, उसमें एक जगह प्रावधान है कि इसकी रिवीजन टाइम टू टाइम ली जाएगी। रिवीजन किसके बलबूते ली जाएगी? गन्ने का दाम जिस तरीके से बढ़ता है वो ख्याल में करके इसका रिव्यू लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद ये रिव्यू नहीं लिया गया है, क्योंकि गन्ने का दाम 5-6 बार बढ़ते गया, लेकिन उस हिसाब से चीनी का दाम वैसे के वैसे 29 रुपीज पर केजी हैज बिकम 31 इन 2019। 19 के बाद ये उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं, तो ये जिसे मच अवेटेड डिसीजन। और असल में देखो, गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम कंज्यूमर्स के खिसा से निकाल के देने की बात है। एंड सो फार एज कंज्यूमर रेट इज कंसर्न, इफ यू ऑब्जर्व मनीषा जी, कंज्यूमर रेट वही रहा है 42-43 आसपास। जी हाँ, शुगर में तो इन्फ्लेशन देखने को मिली नहीं। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की जाए तो ये साल नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। हमने 19 के लेवल्स देखे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हाई से बहुत भारी गिरावट चीनी में देखने को मिली। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक सिंपल बात है ना कि नॉर्मली हम ये लेते थे थंब रूल की 8 रुपए का फर्क होना चाहिए एक्स मिल चीनी के दाम में और रिटेल प्राइस में, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। आज की तारीख में 33-34 तक चीनी के दाम नीचे गिर गए हैं और रिटेल प्राइस वही है। यानी समबडी एल्स इज, कोई तो इस वक्त मुनाफा उठा रहा है। तो ये बात जब एमएसपी अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी तो ये गैप अपने आप 8 रुपए 7 रुपए तक आ सकता है। सो फार एज इंटरनेशनल प्राइसेस आर कंसर्न, यस, दे आर मोर ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स, अनलाइक इंडिया। भारत में चीनी के दाम पे ज्यादा असर पड़ता है सेंटिमेंटल, और उसके बाद आता है फंडामेंटल। लेकिन इंटरनेशनल में मैं देख रहा हूं कि फंडामेंटल, जब भी ब्राजील में कुछ थोड़ा असर पड़ जाता है मौसम का, तो इमीडिएटली इंटरनेशनल प्राइसेस पे असर आ जाता है। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल प्राइसेस वैसे स्टेबल है। 27 सेंट्स पर पाउंड गए थे, अभी 21-22 सेंट्स तक हाई रुके हैं। हम सोचते हैं कि जब इंडिया एक्सपोर्ट में आएगी, अगर आएगी तो थोड़ा इस पे असर आ सकता है। अगर बहुत बड़ा साल है प्रकाश जी, अगर ये साल जैसे हम खत्म होता हुआ जैसे हम देख रहे हैं, अगर आप 1, 2, 3 करके बताना चाहें कि चीनी मिलें, चीनी एज अ सेक्टर एज ऑफ नाउ सरकार से क्या क्या क्लैरिटी चाहता है, तो वो किस प्रायोरिटी में होगी? नंबर 1 एमएसपी जी, शुगर की मिनिमम और क्या एमएसपी होनी चाहिए? देखो, एमएसपी क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक एक्सरसाइज काफी डिटेल में हमने किया। हमने लीड लिया
सारे भारतवर्ष के सारे स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, पुणे में बैठ के हमने 5 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। सारा उसका रुपया आना पैसा इन्हें, वी वेंट इनटू डिटेल कैलकुलेशंस, और 41 रुपीज 66 पैसे पर केजी एक चीनी 1 केजी चीनी बनाने में खर्चा आता है। ये सारी फिगर जोन वाइज बना के, कहीं एसएपी है, कहीं एफआरपी है, तो ये सारा इकट्ठा करके बढ़िया एनालिसिस करके हमने गवर्नमेंट को ये दिया है कि भाई 4166 के नीचे जब भी चीनी बेची जाती है वो कैश लॉस है। तो वो ख्याल में रखते हुए हमारी मांग है कि करीबन उस आसपास तो चीनी का एमएसपी आना चाहिए जी। अब गवर्नमेंट के सामने ये समस्या है कि भाई हमने 31 से बिल्कुल छलांग मार के 41 कैसे जाए। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये क्यों हुआ? अगर हर साल ये रिव्यू होता, कुछ बढ़ाते 1.5 रुपए, तो ये नौबत नहीं आती। तो चलो चल रही है बात, देख लेते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 मनीषा जी इज इथेनॉल प्राइसेस। 2 साल हो गए जो हमारी चीनी उद्योग से इथेनॉल बनती है उसके प्राइस जैसे के वैसे है, ग्रेन के पड़ते हैं लेकिन इसके बड़े नहीं है। तो ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। एंड ऑफकोर्स द थर्ड प्रायोरिटी इज एक्सपोर्ट। अगर कुछ बचती है चीनी तो क्यों ना जाए एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारी कैश लिक्विडिटी उसमें सुधर सकती है। एक और चीज चीनी के उत्पादन को लेकर हम जानते हैं कि थोड़ी सी वहां पर कमजोरी है, एंड ऑफ कोर्स काफी सारे रीजंस हैं, जैसे आपने बताया ईल्ड को लेकर, क्वालिटी को लेकर, डीलेड क्रशिंग था, मौसम के था, पेस्ट टैक्स का भी हमारे रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है, क्या इंसाइट है, क्या फोरकास्ट है यहाँ पर टोटल नंबर को लेकर? देखो, नेशनल फेडरेशन ने इसके बारे में काफी डिटेल में रिसर्च किया है, क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमारी 9 स्टेट फेडरेशन है जहां जहां गन्ना उगता है, और हम डेली बेसिस पे फेडरेशन के माध्यम से सारी चीनी मिलों से ग्राउंड पे क्या हो रहा है इसकी हम खबर रखते हैं। उसके मुताबिक हमने एस्टिमेशन ये रखा है कि आज के तारीख में 280 लाख टन विल बी द नेट शुगर प्रोडक्शन, एंड 40 लाख टन विल बी गोइंग फॉर इथेनॉल। तो ये कुल मिला के 320 लाख टन प्रोडक्शन ग्रॉस रहेगा। 40 निकल गया तो 280 नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा, और इसमें से फिर अभी कंजम्पशन कितना जाएगा वो निकालते समय फिर बचेगी जो क्लोजिंग स्टॉक है। वो क्लोजिंग स्टॉक अगर ठीक ढंग से 15-20 लाख टन दिखती है तो हम जरूर एक्सपोर्ट के लिए ट्राई करेंगे। ऑलराइट, प्रकाश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स काफी सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से, और ये साल शायद इफ्स एंड बट्स के साथ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और नंबर्स पर ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रहेगा। सरकार ने एज ऑफ नाउ और पिछले 3-4 दिनों में हमने लगातार यहाँ पर सभी मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन ये कुछ समय से अभी चल रहा है, और जब तक ऑन ग्राउंड एक्चुअल ऑन पेपर हम ये आता हुआ नहीं देखते तब तक शायद थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। वेल, ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन रवि आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर आप ओवरऑल एग्रो एज अ स्पेस में देखें तो ये हफ्ता तो खत्म हो चुका, अगला हफ्ता लास्ट है यहाँ पर अब कारोबार का, तो कुछ राय है जो आप अपने व्यूअर्स को यहाँ पर देना चाहेंगे? जब से ये हफ्ते में एक्सपायरी थी इन पर्टिकुलर एग्री कमोडिटीज में फिर भी लिमिटेड मोमेंटम था, और अभी देखे तो वो क्रिसमस वीक एंड सेकंड लास्ट वीक जो दोनों वीक में एक पूरा मोमेंटम है वो ड्राई होता है। इन पर्टिकुलर जनवरी मिड तक भी थोड़ा सेंटिमेंट म्यूटेड होता है, क्योंकि जो ट्रेड एक्टिविटीज है उसमें स्लो डाउन होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है कि इससे आपसे थोड़ा अभी ग्लोबल छुट्टियों का माहौल आएगा तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एग्री बास्केट में ज्यादातर जो एक्सपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल, इंपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल वाली कमोडिटीज है उसमें कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। हालांकि प्योर फंडामेंटल पे अगर अभी कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना एडवाइजेबल होगा, जिसमें धनिया में आई थिंक एक स्विंग पिछड़ी पे और लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो काफी इंप्रूव भी हुए। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि 7700 का जो लेवल अभी बॉटम बना था शायद ये नियर टर्म का बॉटम होगा। ये भी स्टॉप लॉस के साथ आप 7800 पे बाय कर सकते हैं, और अगले सप्ताह में 8000 तक के लेवल वहां पे अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड कमोडिटी होगी गुआर गम। यहाँ पे देखें तो ड्यू टू एक्सपायरी वॉल्यूम वहां पे काफी गिरावट थी, और हर टाइम ये लास्ट 4 मंथ से ट्रेंड रहा है कि एक्सपायरी के वीक में अच्छी वहां पे बॉटम बनती है, और इस एक्सपायरी में भी एक बार 10,000 के नीचे जाके बॉटम बना के प्राइसेस आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बन चुका है। प्राइसेस में 10,000 के जितने करीब मिले बाई करें। स्टॉप लॉस 9,700 का लगा, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 10,700 तक के लेवल अगले सप्ताह में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए 2 कमोडिटी होगी, धनिया एंड गुआर गम, दोनों में बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। मुझे लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल फंडामेंटल ड्रिवन कमोडिटीज है जो हमारे यहाँ पे कम लिस्टेड है, उम्मीद है कुछ उसमें डिसीजन आए, बट यस वहां पे मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से शुगर में भी आप देखें तो 15 दिन में 11% प्राइस ब्रेक हुए, सोयाबीन, सोयल सब में हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है।
क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जनवरी के मिड वीक से एक एग्री बास्केट में अच्छी रिकवरी, अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए। तब तक एक रेंज बाउंड मोमेंटम मुझे लग रहा है कि पूरे एग्री बास्केट में रह सकता है।